हेलो बच्चों, माय नेम इज़ सचिन अग्निहोत्री एंड आई एम फिजिक्स फैकल्टी एट कंपटीशन। तो अपने पास जो प्रीवियस ईयर के एडवांस के क्वेश्चन पेपर्स थे उनकी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो जेई एडवांस 2018 में जो पेपर 1 है उसके अपन सॉल्यूशन डिस्कस करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट O is given by, that is Vr is equals to kr square divided by 2, where k is a positive constant of appropriate dimensions. This particle is moving in a circular orbit of radius capital R about the point O. If v is a speed of the particle and L is a magnitude of angular momentum about O, which of the following statement is true? तो अपने पास जो पार्टिकल है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक बात है, और कितनी रेडियस में है ये मान लो अपने पास पार्टिकल है और इसकी स्पीड अपन को गिवन है v और अपने पास रेडियस गिवन है r, o के अबाउट घूम रहा है, ठीक है, r अबाउट पॉइंट o। अब अगर कोई भी पार्टिकल कर्व्ड पाथ में घूमता है तो उसको घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी एंड दैट इज इसी, ठीक है। और जितनी अपने पास रेडियस में घूम रहा है उस पॉइंट पे जितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर है पाथ की उसके हिसाब से अपने पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है दैट इज v स्क्वायर डिवाइड बाय r, दैट इज रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर मूविंग ऑन r रेडियस ऑफ कर्वेचर पाथ, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ से ये फोर्स कौन देगा? अपने पास देखो जो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी किसी फोर्स की वजह से ही होगी, ठीक है। तो वो फोर्स अपन निकाल लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स du डिवाइड बाय dr। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है, ये जो फोर्स है जो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस ऑफ k 2r डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। डिफरेंशिएट कर दिया अपन ने तो दैट विल बी माइनस ऑफ kr। अगर ये माइनस kr आ रहा है, ठीक है, तो अपने पास इसको केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए अपन को, ठीक है। वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये अपने पास कैपिटल R हो जाएगा, है ना, क्योंकि R इज ए रेडियस स्मॉल r, है ना। तो K इंटू R दिस विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r के, जो कि सेंट्रीपिटल रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को पूछा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपने पास देखो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा देखो k r स्क्वायर डिवाइड बाई m और इसका हो जाएगा अपने पास अंडर रूट। तो अपने पास देखो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। अगर मैं इस r को रूट से बाहर निकाल लेता हूँ तो आई विल गेट k डिवाइड बाई m इंटू r। तो ये अपने पास स्पीड आ गई इसकी, ठीक है। अब अपन को पूछा है एंगुलर मोमेंटम, L इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। नाउ वी आर आस्किंग फॉर L। तो अपने पास इस डायरेक्शन में इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कितना हो गया, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। तो एंगुलर मोमेंटम अपने पास कितना हो गया, देखो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू m v r। वैसे तो अपने पास r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर होता है, तो r वेक्टर अपने पास इस तरफ रहेगा, p वेक्टर इस तरफ, 90 डिग्री एंगल है तो डायरेक्टली अपन ने लिख दिया m v r। तो L इज इक्वल्स टू m, v अपने पास कितना है k डिवाइड बाई m और r हो गया r स्क्वायर। तो अपने पास एक m से एक m कट जाएगा तो दैट विल बी m k और r स्क्वायर आ जाएगा अपने पास बाहर। तो अपने पास आंसर बनना चाहिए C, तो आंसर बनेगा B एंड C, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में अपन को बोला हुआ है कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास 1.0 किलोग्राम एट रेस्ट एट द ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। ए फोर्स F वेक्टर की वैल्यू अपन को गिवन है इन टर्म्स ऑफ टाइम, अल्फा t i कैप प्लस बीटा j कैप is applied on the body where alpha is equals to 1.0 Newton per second and beta is equals to 1 Newton, ठीक है। The torque acting on the body about the origin at a t is equals to 1 second is torque vector, which of the following statement is true? Torque vector की अपन को magnitude निकालना है torque का। The torque is in the direction of the unit vector plus k cap, ये भी चेक करते हैं।
द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज दिस मच, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल्स टू दिस मच। तो अपन को देखो करना क्या है, f अपन को गिवन है, ठीक है, वेक्टर अल्फा t i कैप प्लस बीटा j कैप, और जो मास है बॉडी का वो कितना है 1 kg। तो यहाँ से अपने पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ टाइम, अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा जे कैप, क्योंकि अपने पास मास कितना हो गया 1 हो गया ना। तो आई कैन राइट दिस एक्सेलरेशन एज डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू अल्फा टी, आई कैप का आई कैप के साथ सोल्व कर लेते हैं और जे कैप का जे कैप के साथ, ये वेक्टर ही बनेगा ना। अब यहाँ से अपने पास देखो इनिशियली क्या बोला हुआ है, देखो रेस्ट पे है और कहाँ पे है, t इज इक्वल्स टू 0 पे अपने पास ओरिजिन पे रखा है वो, है ना। तो यहाँ से अपने पास देखो क्या बनेगा, डी वी इज इक्वल्स टू वेक्टर, इंटीग्रेशन करेंगे अपन, यहाँ से 0 से v वेक्टर बन जाएगा, तो दैट इज अल्फा t इंटू डी टी आई कैप प्लस बीटा बीटा डी टी जे कैप, इंटीग्रेशन 0 से t और 0 से t। तो यहाँ से देखो अपने पास जो वेलोसिटी बनेगी वो अपने पास वेक्टरली कितनी बन जाएगी, देखो अल्फा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आई कैप प्लस बीटा टी जे कैप। सिमिलरली जैसे वेलोसिटी आई है ना, वैसे के वैसे अपने पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकाल लेंगे। इसको डी एस बाई डी टी स्क्वायर लिख के अल्फा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आई कैप प्लस बीटा टी जे कैप, इसको वापस से अगेन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो एस वेक्टर अपने पास कितना जाएगा, डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा अपने पास। क्यों? क्योंकि इनिशियली वो कहाँ पे था, t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे था वो, ठीक। तो अपने पास यहाँ पे देखो कितना जाएगा, अल्फा टी क्यूब बाय 6 आई कैप प्लस बीटा टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 जे कैप। तो ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलो या फिर आप इसको रेडियल वेक्टर बोलो या फिर आप इसको पोजीशन वेक्टर बोलो, है ना, जो भी आप बोलना चाहें। अब देखो t, सबसे पहले तो देखो टॉर्क निकाल लेते हैं अपन, है ना। टॉर्क एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो टॉर्क के लिए अपन क्या लिखेंगे, दैट इज r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, है ना। t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड के बारे में बात कर रहा है, तो r वेक्टर देखो t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड रखेंगे तो अपने पास कितना है यहाँ पे, अल्फा और बीटा की वैल्यू भी रख दो, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 और बीटा इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पे बनेगा टी क्यूब बाई 6 टी स्क्वायर बाई 2, सही है ना। तो अपने पास जब t बराबर 1 सेकेंड पे, यहीं पे लिख लेते हैं अपन एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा वी विल गेट r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बोलो या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलो, है ना। तो r वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 बाई 6 आई कैप प्लस 1 बाई 2 जे कैप, है ना। और f कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये भी 1 वो भी 1, ठीक है। तो आई कैप प्लस जे कैप, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 1 बाई 6 आई कैप प्लस 1 बाई 2 जे कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है अपन को आई कैप प्लस जे कैप के साथ, ठीक है। तो जैसे अपन इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, टॉर्क वेक्टर अपने पास सीधा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से आई कैप का आई कैप से 0, आई कैप का जे कैप से के कैप, है ना। तो 1 बाई 6 प्लस के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, जे कैप का आई कैप से माइनस 1 बाई 2 के कैप और जे कैप का जे कैप से 0, है ना। तो यहाँ से 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 2 कितना आ जाएगा, देखो दैट विल बी 1 बाई 6 आ गया, ये 1 माइनस 3, तो माइनस ऑफ 1 बाय 3 के कैप, माइनस ऑफ 1 बाई 3 के कैप। तो अपने पास ये बोल रहा है कि द टॉर्क इज इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर प्लस के, तो ये तो गलत हो गया, दैट इज टूवर्ड्स माइनस ऑफ के कैप, है ना। और यहाँ पे ये अपने पास मैग्नीट्यूड सही आ गया, ठीक। वेलोसिटी अपन को t बराबर 1 सेकेंड पे लिखना है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन अपने पास ये रहे, ठीक है। तो वेलोसिटी अपने पास t बराबर 1 सेकेंड पे कितनी हो जाएगी, देखो v वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा तो 1 है और t भी 1 हो गया, तो दैट इज 1 बाई 2 आई कैप प्लस जे कैप ओनली, तो 1 बाई 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अगर मैं 1 बाई 2 कॉमन निकाल लूँ तो दैट विल बी करेक्ट आंसर,
ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। यहाँ पे अपन को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड अपने पास कितना हो जाएगा, क्या ये 1/6 होगा, नहीं ये 1/6 तो नहीं होगा, 1/6 से ज़्यादा होगा थोड़ा सा, तो ये अपने पास हो गया गलत। तो दो आंसर अपने पास बने A एंड C, ठीक है, इस तरीके से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस R is dipped vertically into a beaker filled with the water. The water raised to a height h in the capillary tube above the water surface in the beaker, ठीक बात है। The surface tension of the water is sigma, ये भी given है। The angle of contact between the water and the wall of the capillary tube is theta, that is also given. Ignore the mass of water in the meniscus, which of the following statement is true, ठीक बात। For a given material of capillary tube H decreases with increase in R, ठीक है। For a given material of capillary tube H is independent of sigma. If this experiment is performed in a lift going up with a constant acceleration, then H decreases and H is proportional to contact angle theta। तो देखो फॉर्मूला अपन को याद ही है, ठीक है। जैसे अपने पास कैपिलरी वाटर में डुबोई जाती है तो ऐसे कुछ मेनिस्कस बनता है, ठीक है ना। और इसने बोला है कि ये जो मेनिस्कस बना है ना, इसमें ये जो गैप बना हुआ है, इसके मास को क्या करना है, अपन को इग्नोर करना है। इसका मतलब अपन को केवल वाटर अपन को कहाँ मिल रहा है, केवल कैपिलरी के इस वाले पार्ट में। और ये जो अपने पास है हाइट h, और जो सरफेस टेंशन अप्लाइड होता है वो अपने पास होता है इस एंगल पे, ठीक है ना। तो अपने पास ये जो एंगल बनेगा अपने पास यही तो बनता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, ठीक है ना। तो अपने पास देखो इसको डेरिवेशन अपन को करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। 2 सरफेस टेंशन T है ना, तो सरफेस टेंशन अपन को सिग्मा दे रखा है, 2T cos थीटा डिवाइड बाय रो GR, यही होता है, ठीक है ना। R इज ए रेडियस ऑफ कैपिलरी। अब अपन 1 बाई 1 चेक कर लेते हैं इसी फॉर्मूला से। देखो बोला है कि फॉर ए गिवन मटेरियल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब H डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन रेडियस। तो अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो अपने पास देखो इसको अगर मैं इंक्रीज कर देता हूँ तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब अपने पास ये वाला आंसर सही है। फॉर ए गिवन मटेरियल ऑफ कैपिलरी H इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा, ये भी गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। If the experiment is performed in lift going up with a constant acceleration, अगर ये constant acceleration से लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो आप शूडो फोर्स की वजह से इफेक्टिव जो G होता है वो लिख सकते हैं अपन। द इफेक्टिव G विल चेंज एंड द G इफेक्टिव विल बी G प्लस A, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास जो G है वो इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, G प्लस A। अगर ये इंक्रीज हो गया तो हाइट क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज हो जाएगी। एक्सेलरेशन देन H इज डिक्रीज, इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। H इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एंगल थीटा, ये तो गलत हो गया है ना, कोस थीटा के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक। इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में अपन को एक सर्किट गिवन है, LR सर्किट गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, in the figure below the switch S1 and S2 are closed simultaneously at t is equals to 0 and a current starts to flow in the circuit. Both the batteries have the same magnitude of electromotive force and that is given V and V, and the polarities are indicated in the figure. Ignore mutual inductance between the inductors. The current I in the middle wire reaches its maximum magnitude I max at t is equals to tau, है ना। t इज इक्वल्स टू टाउ टाइम पे अपने पास मैक्सिमम पहुंच गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अपन को आई मैक्सिमम की वैल्यू बतानी है और वो टाइम बताना है जब करंट अपने पास मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है। तो अपने पास देखो जैसे ही मैं इसको स्विच ऑफ ऑन करता हूँ एट t इज इक्वल्स टू 0 पे, और ये भी अपने पास t इज इक्वल्स टू 0 पे अपन करने वाले हैं, तो होगा क्या, एट t इज इक्वल्स टू 0 पे तो अपने पास इधर करंट फ्लो करेगी ऐसे, क्योंकि इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव ऊपर है और इसमें नेगेटिव नीचे है, और इसमें करंट ऐसे फ्लो करने वाली है, ठीक है, I1, और यहाँ पे अपने पास हो जाएगी I2, ठीक है। अगर मैं I1 मैक्सिमम की बात करूँ,
ठीक है ना। तो आई वन मैक्सिमम विल बी v डिवाइड बाई आर ओनली, है ना, क्योंकि t इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर जो L होगा वो तो कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब L में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इतना ज़्यादा होगा कि वो इस ये जो अपने पास अप्लाइड वोल्टेज है उसको नेग्लेक्ट कर देगा, है ना, मतलब उसको घटा देगा टू 0 इन कंप्लीट लूप, ठीक बात है ना। सिमिलरली सेम कंसेप्ट यहाँ पे बनेगा, मतलब t बराबर 0 पे तो I1 और I2 दोनों के दोनों 0 बनेंगे। फिर इनफाइनाइट टाइम के अगर अपन बाद में देखते हैं तो जो इंडक्टर होता है उसमें अपने पास करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, या फिर बोले कांस्टेंट हो जाती है, तो अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है 0। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया 0 तो अपने पास ये अपने मैक्सिमम वैल्यूज पे रहेंगी, ये अपने पास रहेगा V/R पे और ये भी अपने पास रहेगा V/R पे। तो फाइनली जो वैल्यू हो ना ये अपने पास 0 बनेगी, क्योंकि दोनों में अगर मैं करंट देखता हूँ बोथ विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इनिशियल में करंट 0, फाइनल में करंट 0, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में मैक्सिमा आएगा। तो अपने पास जो I होगी ना, इस I को अपन लिख सकते हैं I1 माइनस I2, किसी टाइम t के ऊपर बात कर रहे हैं अपन, है ना, किसी टाइम t के ऊपर। तो अगर मैं किसी टाइम t के ऊपर I1 लिखता हूँ तो I1 अपने पास मैक्सिमम करंट कितनी, V/R 1 माइनस e टू द पावर माइनस RT/L, ये अपन पढ़ते हैं, है ना, RL सर्किट में जो करंट इंक्रीमेंट होता है वो। और I2 को क्या लिखेंगे, V/R 1 माइनस e टू द पावर माइनस RT/2L, सही बात है, RT/2L। तो अपने पास I कितनी हो जाएगी, I विल बी I1 माइनस I2, तो देखो V/R से V/R कैंसिल हो जाएगा, है ना, और I2 माइनस हो रहा है ना, तो V/R और यहाँ से e टू द पावर माइनस ऑफ RT/2L e टू द पावर माइनस ऑफ RT/L, ये बनेगा। दैट इज द करंट इन मिडिल वायर एट एनी टाइम t, ठीक है। अब मैक्सिमा चाहिए अपन को, तो इसको क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू t। ये अपने पास क्या बनेगा, V/R, तो ऐसे कैसे, माइनस ऑफ R डिवाइड बाय 2L e टू द पावर माइनस ऑफ RT/2L, माइनस माइनस हो गया प्लस R डिवाइड बाई L e टू द पावर माइनस RT डिवाइड बाई L, और इसको करना है अपन को मैक्सिमाइज के लिए 0। अब जैसे ही मैं इसको 0 करता हूँ ना, तो देखो अपने पास क्या क्या रहेगा, e टू द पावर माइनस ऑफ RT डिवाइड बाई 2L, और इधर बनेगा 1/2, है ना, इधर मैं 1/2 ही लिख देता हूँ, और ये इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ RT/L के, और इसको अपने पास ये जो e टू द पावर माइनस RT/L इधर जाएगा, तो ये अपने पास 1/2 प्लस में होएगा, है ना। तो यहाँ पे अपने पास बनेगा 1/2 इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ऑफ RT डिवाइड बाई 2L बचेगा ये, है ना। जब सेम पावर हो जाएगी तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आधे, एक में से आधा गया तो आधा बचा, ठीक। अब दोनों तरफ क्या ले लेते हैं अपन, दोनों तरफ लोग ले लेते हैं। तो जैसे मैं लोग लूँगा तो यहाँ से अपने पास t की टाइम आ जाएगा, अपने पास L/R ln2, नेचुरल लोग लेता हूँ तो ये अपने पास वो टाइम आ गया जब वो करंट मैक्सिमम पे होगा। तो अपने पास देखो आंसर कौन सा वाला बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, सॉरी 2L है ना यार, ये है ना, तो 2L बनेगा, देखो यहाँ पे दैट विल बी 2L, तो आंसर बनेगा अपने पास डी ऑप्शन, 2L डिवाइड बाई R ln2, ठीक है ना। अब ये वाला टाइम अपन किस में पुट कर दें, ये वाला टाइम अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो अपने पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम करंट आ जाएगी। तो अपने पास I मैक्सिमम देखो कितना आ जाएगा, I मैक्सिमम विल बी V/R। अगर मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ, 2L/R से 2L/R कट जाएगा, केवल और केवल बचेगा ln2, तो ln2 का मतलब हुआ e की पावर माइनस ऑफ, तो दैट इज़ 1/2 बचेगा। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो अपने पास ये बचेगा 2ln2, तो 2ln2 का मतलब हो गया ln2 का स्क्वायर मतलब 1/4 बचेगा ये, है ना। तो यहाँ पे अपने पास कितना बच गया, 1/4R, दैट विल बी द मैक्सिमम करंट एंड दैट इज ऑप्शन बी। इस तरीके से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला हुआ है, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स lie in xy plane along the lines x is equals to r, xy प्लेन में है और किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग, ऑब्वियस सी बात है, और कहाँ पे रखे हुए हैं, x बराबर प्लस माइनस r पे। द वायर लोकेटेड x is equals to प्लस r कैरीज ए करंट I1 एंड
माइनस आर पे जो रखा है उसकी करंट है आई2। ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज सस्पेंडेड विद इट्स सेंटर एट 0,0,√3r, मतलब z एक्सिस पे रखा हुआ है सेंटर, एंड इन ए प्लेन पैरेलल टू द xy प्लेन, दिस लूप कैरीज ए कांस्टेंट करंट I in the clockwise direction as seen from the above the loop. The current in the wire is taken to be positive if it is in the positive g direction. Which of the following statement regarding the magnetic field B vector is true? ठीक है, तो अपने पास जो गिवन सिनेरियो है वो क्या है, देखो एक अपने पास x एक्सिस होगी, एक y होगी और एक होगी z। ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन x, ये मान लेते हैं अपन y और ये मान लेते हैं अपन z। तो अपने पास देखो दो तो वायर रखे हुए हैं, दो तो अपने पास वायर है, एक यहाँ पे रखा हुआ है और एक यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये और ये वायर है ना, तो इसमें करंट जा रही है अपने पास I1 और इसमें करंट जा रही है अपने पास I2, पॉजिटिव नेगेटिव हो गई ना। और ये अपने पास हो गया ओरिजिन और एक लूप रखा हुआ है अपने पास इस तरीके से। जिसकी रेडियस भी कितनी है r है। ठीक है, और इसका सेंटर अपने पास यहाँ पे है। ठीक है, अगर अपन को लूप बनाना है तो थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, इसी से बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये अपने पास लूप बन गया। ठीक, और इसका सेंटर अपने पास कहाँ है, ये रहा, और इसके कोऑर्डिनेट अपन को गिवन है 0,0,√3r। ठीक है, तो अपने पास ये वाली जो डिस्टेंस है और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, ऐसे करते हैं अपन, ये वाली जो डिस्टेंस है अपन इससे बना लेते हैं। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस अपने पास है इक्वल। ठीक है, और अगर ये r है, ये भी r है, ये √3r है, तो डेफिनेट सी बात है कि ये 2r होगा, ये 2r होगा और ये भी 2r होगा। अब 1 बाई 1 ऑप्शन देखना चालू करते हैं। सबसे पहले बोला इफ I1 इज इक्वल टू I2 देन B वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 इफ द ओरिजिन, इफ 0 एट द ओरिजिन, है ना। तो अपने पास जो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है ना वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी डाउनवर्ड। अपन ऐसे कर लेते हैं, मान लो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इस करंट को मान लेते हैं 3। अच्छा 1 2 ऐसे माना है क्या अपन ने, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 3। तो अपने पास जो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो ऑब्वियस सी बात है कि डाउनवर्ड होगा, है ना, इस तरीके से नीचे की तरफ। एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू आई, और जो करंट फ्लो कर रही है इसके अंदर देखो कितनी है, एंड दिस लूप कैरीज ए कांस्टेंट करंट I। ठीक है, इसमें करंट कितनी है I, तो म्यू नॉट I स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रेडियस अपने पास r स्क्वायर है। ठीक है, 2r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर की पावर 3/2, यही बनता है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अपने पास ये क्या बनेगा, म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और ये कितना बनेगा अपने पास, देखो ये बन जाएगा, इसका अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ तो 2r, है ना, तो 2r का क्यूब बनेगा अपने पास 8r, तो 8r क्यूब, तो दैट विल बी म्यू नॉट I डिवाइड बाय r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, दैट विल बी 16r। ठीक है, तो ये तो अपने पास हो गई मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। अगर मैं डायरेक्शन भी लिखना चाहूँ इसकी तो ये होगा अपने पास B3 वेक्टर टुवर्ड्स माइनस k कैप, है ना, टुवर्ड्स माइनस k कैप। और अपने पास ये जो मैग्नेटिक, ये जो करंट अपने पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में जा रही है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर की तरफ B1। अपने पास इसकी वजह से अपन ने ले लिया B1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में अपन को बोला हुआ है कि अगर दोनों करंट सेम है, दोनों करंट सेम है, इसका मतलब है कि दोनों या तो
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रही है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना, एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा रही वो। तो इसको भी अपन को किधर भेजना पड़ेगा, इसको भी अपन को भेजना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो ये भी किधर जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है ना, कितने I2। तो अगर मैं I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो वो किस तरफ हो जाएगा अपने पास, इस तरफ जा रही है ना, तो वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब B1 और B2। और B1 और B2 की जो वैल्यू होगी वो अपने पास हमेशा कितने रहेगी, B1 विल बी इक्वल टू B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 और I2 है ना, 2 पाई और R, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अगर मान लो I1 और I2 सेम हो जाती है, मतलब I के बराबर हो जाती है, फिर किसी अलग करंट I0 के बराबर हो जाती है, इफ I1 इज इक्वल टू I2 बराबर I0, ठीक है, ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा हो गया तो होगा क्या, B1 B2 को मार लेगा, लेकिन B3 रह जाएगा सेंटर के ऊपर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों करंट सेम हो जाती हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, या तो आइदर दे विल गो इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और अपने पास, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव वाई डायरेक्शन, है ना, अपने पास किधर भी जा सकती हैं। अब यहाँ पे देखो अपने पास थोड़ा सा शायद डायरेक्शन का अपन ने ये बना लिया है, चलो कोई बात नहीं, वैसे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा अपन को, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना कि वाई डायरेक्शन कौन सी वाली है। वाई डायरेक्शन होनी तो कौन से डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, दैट शुड बी वाई, तो एक्स क्रॉस वाई शुड बी जेड, ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने पास। तो अगर मान लो ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रही है तो इस तरीके का सिनारियो बनेगा अपने पास, ठीक है। अगर मान लो नेगेटिव में जाएगी तो B1 और B2 ये अगेन क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, बचेगा अपने पास B3। इसका मतलब अगर I1 और I2 सेम हो जाता है तो सेंटर के ऊपर या फिर बोले ओरिजिन के ऊपर कभी भी अपने पास मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, है ना, B3 तो रह ही जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है इफ I1 इज इक्वल टू I1 ग्रेटर देन 0, I2 लेस देन 0। इसका मतलब है कि I1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रही है और इसको कर दिया नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, है ना। अगर मैं इसको नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कर दूं तो अपने पास जो B2 है वो अपने पास B2 किधर हो जाएगा, B2 हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहां से अपने पास B2 किधर हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब B2 विल ऑल्सो बी टुवर्ड्स पॉजिटिव Z डायरेक्शन। और यहाँ पे बोला हुआ है अगर ऐसा हुआ देन B वेक्टर कैन बी इक्वल टू 0 एट ओरिजिन। ये पॉसिबल है, कैसे, ऊपर की तरफ B1 प्लस B2 हो गया, नीचे की तरफ B3 हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि B1 प्लस B2 कैन बी इक्वल टू B3 बाय चेंजिंग द डेटा, ठीक बात है ना। इसका मतलब ये हुआ कि दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, ए करेक्ट, बी करेक्ट। थर्ड देखते हैं, इफ I1 लेस देन 0, I2 ग्रेटर देन 0, देन B वेक्टर कैन बी 0, कैन बी इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन। तो सेम ही केस बना ये तो, है ना। अच्छा ओके सॉरी, उल्टा केस बन जाएगा यहाँ पे, देखो इक्वल टू 0। तो अपने पास देखो यहाँ पे अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, है ना, अगर ये इस तरफ आ जाए I1 और I2 चला जाए इस तरफ, तो I2 की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड नीचे और I1 की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड किधर, नीचे। तो B1 और B2 दोनों ही B3 की डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस कैन नॉट बी पॉसिबल कि ओरिजिन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए। सही बात है ना, तो ये अपने पास हो गया गलत, ठीक है। नेक्स्ट, इफ I1 इक्वल टू I2 देन Z कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज दिस मच। अगर I1 और I2 हो जाता है बराबर तो कौन सा बचता है, केवल और केवल B3 बचेगा। क्या B3 इसके बराबर है, नहीं, ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अपने पास ये आंसर भी क्या हो गया, गलत। अगर यहाँ पे माइनस ऑफ म्यू नॉट I डिवाइड बाय 16R आता तो अपने पास ये करेक्ट हो जाता, ठीक बात है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है,
1 मोल ऑफ ए मोनो एटोमिक आइडियल गैस, मतलब n इज इक्वल्स टू 1 और f इज इक्वल्स टू 3. गैस अंडरगोज ए साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द फिगर, ठीक बात है, वेयर v इज इन द वॉल्यूम, v इज द वॉल्यूम एंड t इज द टेम्परेचर. विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज ट्रू? प्रोसेस 1 is an isochoric, process 2 absorbs heat, process 4 gas releases heat, process 1 and 3rd are not isobaric. ठीक है, देखो V और T, तो ये अपने पास टेम्परेचर कहाँ कहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है, एक तो सेकंड पे, तो एक चीज तो अपन को पता है कि ये आइसोथर्मल और ये भी आइसोथर्मल, सही बात है. और यहाँ पे एक बनेगा इस तरीके से और एक बन रहा है अपने पास कुछ इस तरीके से. अगर मैं दोनों की स्लोप देखूं, ठीक है, तो दोनों की स्लोप कुछ इस तरीके से देखो. यहाँ पे t इज डायरेक्टली t मल्टीप्लाई v, t मल्टीप्लाई v जो है वो अपने पास इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है ना. अगर ऐसा कहीं पे है तो देखो, प्रोसेस 1 इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस, प्रोसेस 1 ये रहा. अगर ये आइसोकोरिक होता है ना, मतलब वॉल्यूम कैसा रहता, कंजर्व्ड रहता, तो अपने पास ये रहता स्ट्रेट लाइन में रहता है ना, वॉल्यूम शुड नॉट बी चेंज फॉर आइसोकोरिक, तो ये अपने पास हो गया गलत. इन प्रोसेस सेकेंड गैस एब्जॉर्ब्स हीट, पहले ही देख लेते हैं डी. प्रोसेस 1 एंड 3rd आर नॉट आइसोबेरिक. अपने पास देखो यहाँ पे टी वी की पावर कुछ एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कैन बी 1 2 3 4, लेकिन ग्राफ कुछ इसी तरीके से बनेगा, ठीक है ना. दिस कैन नॉट बी जीरो, है ना. तो अगर ऐसा कुछ है तो या तो ये एडियाबेटिक हो सकता है या फिर ये पॉलीट्रोपिक हो सकता है. आइसोबेरिक तो नहीं होगा. आइसोबेरिक अगर होता तो V शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता, वो इन दोनों में ही नहीं है. इसका मतलब ये गलत हो गया. प्रोसेस सॉरी, मतलब ये अपने पास राइट आंसर हो गया, ठीक है ना. प्रोसेस 1 एंड 3rd आर नॉट आइसोबेरिक, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. इन प्रोसेस सेकंड गैस एब्जॉर्ब्स हीट, तो यहां से देखो हो क्या रहा है प्रोसेस सेकंड में. प्रोसेस सेकंड में एक तो हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है. अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वर्क डन होगा यहाँ पे पॉजिटिव, वर्क डन विल बी पॉजिटिव. और आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब यहाँ पे जो डेल्टा यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो जीरो. इसका मतलब यहाँ पे जो डेल्टा क्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू ओनली डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू इज पॉजिटिव, देयरफॉर क्यू डेल्टा क्यू इज ऑल्सो पॉजिटिव. अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव है इसका मतलब द प्रोसेस इज एब्जॉर्बिंग हीट, द प्रोसेस ये एब्जॉर्ब्स हीट, ये करेक्ट है. प्रोसेस फोर्थ गैस रिलीजेस हीट. अब यहाँ पे जो प्रोसेस 1 में हो रहा था वो, सॉरी प्रोसेस जो 2 में हो रहा था वो उसका एग्जैक्टली यहाँ पे उल्टा हो रहा है. यहाँ पे वर्क डन कैसा, नेगेटिव. अगर वर्क डन नेगेटिव हुआ, वर्क डन नेगेटिव कैसे, अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है ना. अगर कंप्रेशन होता है तो वर्क डन बाय द गैस विल बी नेगेटिव. तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू होगा दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे भी तो ये भी तो आइसोथर्मल प्रोसेस ही है, तो यहाँ पे भी तो डेल्टा यू जीरो ही रहने वाला है, ठीक है. तो दिस विल ऑल्सो बी करेक्ट. तो आगे बढ़ते हैं अपन, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं. देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर डिफाइंड एज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस मच, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस मच, वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट एंड ओमेगा इज दिस मच. इफ अल्फा मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ a vector and b vector or a vector minus b vector are equal at some time t is equals to tau for the first time, पहली बार, है ना. the value of tau in second is, तो अपन इसी को लिख लेते हैं डायरेक्ट. देखो a वेक्टर ये रहा, b वेक्टर ये रहा, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर करेंगे तो i वाला i के साथ जुड़ेगा और j वाला j के साथ. अब यहाँ पे j तो है नहीं, है ना, तो अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं. देखो यहाँ पे अंडर रूट i वाला मतलब अल्फा प्लस अल्फा कॉस टी, ओमेगा नहीं है, देयर इज ओनली टी. अच्छा ओमेगा भी है ना, यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से मिसप्रिंट है, यहाँ पे ओमेगा भी है, यहाँ पे ओमेगा भी होना चाहिए, है ना. ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस अल्फा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ,
यहाँ पे 3 है ना, √3 है ना ये, तो यहाँ पे अपन √3 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास a माइनस बी, तो अपने पास बनेगा ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस, ये तो अपने पास प्लस ही रहेगा है ना, ओमेगा टी का होल स्क्वायर। अब अपन इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखो अल्फ़ा से अल्फ़ा तो कट गया है ना, यहाँ से 1 प्लस कोस ओमेगा टी, 1 प्लस कोस ओमेगा टी, अपने पास इसको हाफ एंगल में चेंज कर लेते हैं अपने पास, है ना, या फिर अपन पहले इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास बनेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 3 1 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 2 कॉस ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया 1, ठीक है, 1 और 1 हो गया 2, तो 2 1 प्लस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड 2 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, तो 1 प्लस कोस 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे हो गया 6 मल्टीप्लाई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 2 से 2 गया, इस 2 से ये 3 बचा है ना, तो ये इधर जाएगा, तो अपने पास क्या बनेगा, देखो 10 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 1/√3 है ना। तो अपने पास यहाँ से देखो ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/√3, मतलब हो गया कि 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब हो गया पाई बाई 6, तो अपने पास टाइम जो आया दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई/6 ओमेगा, या फिर इसको बोल देते अपन पाई/3 ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू अपन को गिवन है पाई/6। तो यहाँ पे अपन जैसे ही मैं पाई/6 लिखता हूँ तो पाई/3 और 6/पाई, तो आई विल गेट द वैल्यू टाइम t इज इक्वल्स टू 2 seconds। तो द वैल्यू इन दिस कैप विल बी 2 सेकेंड, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला हुआ देखो, 2 men आर वॉकिंग along a horizontal straight line in the same direction. The man in front walks at a speed of 1 meter per second and the man behind walks at a speed of 2 meter per second. A third man is standing at a height of 12 meter above the same horizontal line such that all 3 men are in same vertical plane. The 2 walking men are blowing identical whistle which emit a sound of frequency 1430 Hz. The speed of sound in air is 330 meter per second. At the instant when the moving men are 10 meter apart, the stationary man is equidistant from them. At the instant when the moving men are 10 मीटर अपार्ट, दोनों के बीच में जो है वो 10 मीटर की डिस्टेंस है। तो अपने पास जो एक आदमी है जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो ऊपर खड़ा हुआ है, he will be at equidistance from both the men. The frequency of beat in hertz heard by the stationary man at this instant is. तो अपने पास जो सिनेरियो बनाया हुआ है उसका डायग्राम देखो, एक अपने पास स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक अपने पास जो मैन है वो खड़ा हुआ है वर्टिकल लाइन पे, ठीक। ऑब्जर्वर यहाँ पे है और जो दोनों मैन है दे आर एट इक्विडिस्टेंट, मतलब है कि अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी बनेगी, 5 मीटर इधर और 5 मीटर ही इधर, ठीक है ना। और ये ऑब्जर्वर है, दैट इज ऑब्जर्वर, एंड दिस ऑब्जर्वर विल लिसन द साउंड यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। तो अपने पास ये जो आदमी है ये चल रहा है इस तरफ कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से, जो बिहाइंड है, ठीक है ना, और ये आदमी चल रहा है अपने पास 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये एंगल अपने पास मान लेते हैं थीटा है, तो अपन अगर इक्विडिस्टेंट पे है तो ये भी एंगल अपने पास थीटा ही बनेगा, ठीक है ना।
और ये जो अपने पास ऑब्जर्वर है ये यहाँ से कितना मीटर ऊपर है, 12 मीटर। अगर ये 12 है, ये 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अपने पास 13 मीटर होगा और ये भी अपने पास 13 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ तक अपन को क्वेश्चन में गिवन है। और ये दोनों ही जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, लेट्स से दैट इज एफ नॉट एंड दैट इज ऑल्सो एफ नॉट विच इज जनरेटिंग बाय बोथ द मूविंग मैन। ठीक है ना। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये अपन को गिवन है 1430 हर्ट्ज। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो बीट होगी, बीट का मतलब होगा कि यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी और यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी, दोनों की फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस जो होगा दैट विल बी बीट। तो अपने पास देखो, यहाँ से मान लो इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है F1 और यहाँ से इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी F2। तो F1 को कैसे लिख पाएंगे अपन, तो F1 इज इक्वल्स टू F नॉट। अपने पास देखो जो लाइन ऑफ जॉइनिंग होती है ना, उसकी तरफ जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, दिस विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो 2 cos थीटा फॉर दिस मैन एंड 1 cos थीटा, मतलब ओनली cos थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैन फॉर चेंजिंग द F2। ठीक, तो यहां से अपने पास वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया। अब ये जो आदमी है इसको अपन मैन 1 A और B लिख लेते हैं। चलो, ये A हो गया और ये हो गया B। तो जो A है वो इसकी तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी। इसका मतलब है कि नीचे आएगा -2 cos थीटा और F2 कितना होगा, F नॉट V डिवाइड बाय V माइनस नहीं प्लस cos थीटा, क्योंकि ये आदमी जा रहा है दूर तो F2 जो है वो F नॉट से कम सुनाई देगी, मतलब नीचे की तरफ आएगा प्लस। अब अपन को क्या गिवन है, बीट फ्रीक्वेंसी अपन को निकालनी है। ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। विच वन इज हायर, वैसी बात है कि वो वाली हायर होगी, ये लोअर होगी। ठीक है ना, तो बीट फ्रीक्वेंसी मतलब डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज F1 माइनस F2। तो F नॉट तो आ गया बाहर, ठीक है, और V भी आ गया बाहर। अंदर की तरफ क्या बना देखो, नीचे की तरफ तो बन जाएगा V स्क्वायर माइनस ऑफ, नहीं ये स्क्वायर नहीं बन रहा है ना, तो ये अपने पास बनेगा V माइनस ऑफ 2 cos थीटा और V प्लस ऑफ cos थीटा। और ऊपर की तरफ अपने पास क्या बनेगा देखो, V प्लस cos थीटा और V ऑफ, ये बन जाएगा 2V माइनस ऑफ cos थीटा। ठीक है, और यहाँ से अपने पास cos थीटा की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ तो cos थीटा विल बी 5 डिवाइड बाय 13। अब ये सारी वैल्यूज अपन को पता है ना, cos थीटा पता लग गया, V अपन को गिवन है 330, सारी वैल्यूज अपन को पता है, F नॉट अपन को पता है 1430, V अपन को पता है, सारी वैल्यूज पता है। और जब अपन ये वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने पास डेल्टा F की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, इसका मतलब होगा कि उसको जो बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो 5 सुनाई देगी, मतलब 1 सेकेंड में 5 बीट्स सुनाई देगी। ठीक है, दैट इज द आंसर। इस तरीके से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है ए रिंग एंड ए डिस्क आर इनिशियली एट रेस्ट साइड बाई साइड। ठीक है, एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। They start to roll without slipping at the same instant of time along the shortest path. If the time difference between their reaching at ground is this much, then the height of the top of the inclined plane. तो हो क्या रहा है देखो, एक inclined plane है, ठीक है, ये एंगल है अपने पास थीटा, और एक रिंग है और एक डिस्क है, दोनों एक ही जगह पे हैं। ठीक है ना, दोनों एक ही जगह पे हैं, रिंग और डिस्क दोनों एक ही जगह पे रहेगी। तो अपने पास मान लो कि दोनों की रेडियस भी कैसा है, सेम है। ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट, रिंग एंड डिस्क आर इनिशियली एट रेस्ट, ये सब कुछ अपन को गिवन है। मेक्स एंगल 60 डिग्री, ये अपन को गिवन है, अपन को 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, और विदाउट स्लिपिंग है, शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक, और ते अपन को ये हाइट पूछी है। ठीक है, वी आर आस्किंग फॉर दिस हाइट। अब देखो इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक का तो होगा अपने पास mr स्क्वायर
दैट इज फॉर रिंग, तो अपन यहाँ पे r लिख देते हैं, एंड दैट इज फॉर डिस्क mr²/2 अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। और ये वाली अपन स्टडी करते हैं क्लास में, बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। mg sin थीटा नीचे लगता है, mg cos थीटा ऊपर लगता है, एक्सेलरेशन अपन निकाल के लाते हैं इसका, और जो एक्सेलरेशन आता है अपने पास, वो अपने पास कितना आता है, g sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस k²/r², एंड k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन को याद भी होना चाहिए। तो अगर मैं रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन देखूं तो दैट विल बी r, और अगर मैं डिस्क के लिए देखूं तो दैट विल बी r/√2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ रिंग की अगर मैं बात करता हूं तो दैट विल बी g sin थीटा, तो रिंग का अगर मैं लिखूंगा तो डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, है ना, r/r 1, तो दैट विल बी 2। और अगर मैं डिस्क का देखूंगा तो डिस्क के लिए अपने पास g sin थीटा डिवाइड बाय k² डिवाइड बाय r², मतलब 1/2, 1/2 मतलब हो गया कि 3/2, 3/2 मतलब हुआ कि 2g/3, ये दोनों का एक्सेलरेशन हो गया, ठीक बात है। नीचे की तरफ आने वाला ये हाइट h है, तो नीचे यहाँ पे जो पहुंचने का टाइम होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग होगा। किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है अपने पास, ये 2/3 है, ये 1/2 है, ये 0.5 है, ये 0.67 है, ये तो दैट विल बी मोर। तो जो टाइम डिस्क का होगा वो जल्दी पहुंच जाएगी, डिस्क जल्दी पहुंच जाएगी, और रिंग जो है वो लेट पहुंचेगी, ठीक है ना। तो अपने पास अपन को टाइम डिफरेंस दोनों का गिवन है, ठीक है। तो टाइम डिफरेंस निकालने के लिए देखो क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अपने पास 0 है, ठीक है अपन, और यहाँ पे अपने पास हाइट h ट्रेवल करने के बाद नीचे a एक्सेलरेशन से आ रहा है वो, ठीक है। तो h हाइट जब ट्रेवल करेगा तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो अपने पास देखो यहाँ से डायरेक्ट टाइम की इक्वेशन लिख लेते हैं अपन। टाइम फॉर डिस्क इज इक्वल्स टू √2h/g की जगह अपने पास आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, और टाइम एट ड्यू टू रिंग √2h/ एक्सेलरेशन ऑफ रिंग। तो अपने पास ये वैल्यूज भी अपन पुट कर सकते हैं, देखो क्योंकि अपन को एंगल गिवन है ना, तो एंगल अपने क्या रहेगा, अपने पास साइन 60 होता है अपने पास √3/2, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर अपने पास 4 बन जाएगा, तो √3g/4। और जो डिस्क का होगा एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, तो साइन 60 होता है अपने पास √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो दैट विल बी ओनली g/√3, है ना। तो g/√3 आ जाएगा यहाँ से, AR हो गया, AD हो गया। तो अपन को इन दोनों का टाइम निकालना है ना, तो देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो बनेगी दैट इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे अपने पास कितनी वेलोसिटी बननी है उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग पहुँचेंगे। अपन को केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, क्योंकि एक्सेलरेशन अपन ने पता कर लिया दोनों का। तो यहाँ पे ये अगर h है तो ये मान लेते हैं अपन लेंथ l है, तो h डिवाइड बाई l इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, साइन 60 डिग्री। तो अपने पास जो l है वो h के टर्म्स में कितना आ जाएगा, 2h डिवाइड बाई √3। तो अपने पास s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन t²। तो यहाँ से अपने पास दोनों का टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना, तो डायरेक्ट s की जगह कितना है l, और a की जगह इन दोनों का एक्सेलरेशन, तो a एक्सेलरेशन ऑफ रिंग, तो दैट विल बी 2h मतलब हो गया 2h डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ रिंग, और डिस्क का कितना हो गया देखो, √2h बाय √3 एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, ठीक बात है ना। तो यहाँ से चेक करो अपन को कितनी वैल्यू दे रखी है, देखो दोनों के डिफरेंस की 2 - √3 डिवाइड बाय √10, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास अब देखो यहाँ पे किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा आ रहा था अपने पास, रिंग का एक्सेलरेशन अपने पास कम आ रहा था और डिस्क का ज़्यादा आ रहा था। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा वो अपने पास ऑब्वियस सी बात है कि टाइम अपने पास कम लगेगा। तो अपन को टाइम रिंग का माइनस टाइम डिस्क का दैट विल बी इक्वल टू, देखो अपने पास ये कितना हो जाएगा, 4h डिवाइड बाय √3 AR माइनस √4h डिवाइड बाय √3 AD। इसकी वैल्यू अपन को गिवन है दैट इज 2√3 डिवाइड बाय 10, एंड दैट इज आई थिंक √10, है ना। इसकी वैल्यू अपन को गिवन है √10, ठीक है।
ये अपने पास है √10। तो जैसे मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ से अपने पास जो h की वैल्यू है ये 3/4, 3/4 मतलब 0.75, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन बोला है ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर एज शोन इन द फिगर। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 2.0 न्यूटन पर मीटर। इसका अपन को स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। ये जो रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है ना, मतलब स्प्रिंग है ये, न्यूटन पर मीटर। एंड द मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg। इग्नोर द मास ऑफ द स्प्रिंग। Initially the spring is in unstretched condition. Another block of mass 1 kg moving with a speed of 2 meter per second collides elastically with the first block. The collision is such that 2 kg block does not hit the wall. ठीक बात है। The distance in meters between the two blocks when the spring returns to its unstretched position for the first time after the collision. तो ultimately अपन को करना क्या है, इन दोनों को कोलाइड करवाना है और इसकी वेलोसिटी निकालनी है 1 kg की, बस बाकी काम हो जाएगा। तो देखो जैसे ही मान लो अपने पास ये 1 kg और ये भी अपने पास है, ये अपने पास 2 kg। ठीक, सेंटर ऑफ मास से अपन सोल्व कर लेते हैं। इसकी वेलोसिटी अपन को गिवन है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी अपने पास है 0। तो जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो अपने पास कितनी हो जाएगी, m1 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1 × 2 + 2 × 0 डिवाइड बाई 1 + 2। तो दैट विल बी 2/3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 2/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, इसको रोक दो। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सोल्व करेंगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अपन को इधर प्रोवाइड करनी पड़ेगी दोनों को। तो जब मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर प्रोवाइड करूंगा तो अपने पास सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये वाला ब्लॉक जो है ये कितनी वेलोसिटी से आएगा, 2 - 2/3, 2 - 2/3 से। तो 2 - 2/3 अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं। 2 - 2/3 अपने पास कितना हो गया, 3 दूनी 6, 4/3, 4/3 मीटर पर सेकेंड से इधर से आएगा। और ये वाला जो है वो 2 kg वाला किधर आ रहा है, वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है। ये अपने पास कितने से आएगा, 2/3 से। अब कोलिजन कैसा हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो इलास्टिक जब कोलिजन होगा इसका मतलब जो वेलोसिटीज हैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगी, अपने पास वापस से पलट जाएगी। ये अपने पास इधर कितना, 4/3 मीटर पर सेकेंड, और ये कितने से जाएगी, 2/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये अभी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ही है। अब जैसे ही मैं इसको वापस से ग्राउंड फ्रेम में लेके आता हूँ तो जो अपन ने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर दी थी अब वापस अपन को इधर देनी पड़ेगी। मतलब ये अपने पास वापस से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर, और इसको भी देनी पड़ेगी इधर। तो ग्राउंड फ्रेम में अपने पास ये जो 1 kg है, अपने पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना, 2/3 है ना। तो 4/3 - 2/3 ये अपने पास इधर से कितने से जाएगी ग्राउंड फ्रेम में, 2/3 मीटर पर सेकेंड से। और ये जो 2 kg वाली है ये कितने से जा रही होगी, 2/3 एंड 2/3 इज 4/3 मीटर पर सेकेंड से जा रही होगी। ठीक है, तो ये अपने पास वेलोसिटी आ गई ग्राउंड फ्रेम में 1 kg की। ठीक, तो क्योंकि इलास्टिक कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी अपने पास कितना दे रखा है, दैट इज 1। ठीक है ना, रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये 2/3 से जा रही है। ठीक, कोलिजन के बाद की बात कर रहे हैं अपन। तो कोलिजन के बाद अपने पास ये 2/3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब ये बोल रहा है पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द ब्लॉक कोलिजन इज। तो अपन को टाइम निकालना है। तो टाइम कौन देगा अपन को, ये वाला ये देगा अपन को। तो ये जो ब्लॉक है ये वापस से पलट के वापस जब आएगा तो कितना टाइम लेगा, ये T/2 लेगा अपने टाइम पीरियड का, है ना। तो टाइम पीरियड इसका कितना है, T = 2π √ m/k। तो m कितना है, 2, और k कितना है, वो भी 2। तो दैट इज इक्वल्स टू 2π सेकेंड। तो 2π सेकेंड का आधा कितना हो गया, मतलब टाइम कितना लगेगा वापस से पलटने में इसको, इसका आधा मतलब π सेकेंड। तो π सेकेंड में ये तो यहाँ पे पहुँच गया, और π सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस चल जाएगा, फिर ये अपने पास ऐसा जाएगा 2/3 × π। π मतलब हो गया 22/7।
तो कितना हो गया ये 22 22 44 डिवाइड बाई 7 21। तो इसकी जो वैल्यू है जब अपन इसको कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल टू आ जाती है 2.09, 21 दूना 42 ना, तो 2.09 मीटर के आसपास ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 C2 C3 तीनों आइडेंटिकल हैं। ठीक है, हैव ए कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफेरेड। तो C1 का है यार, तो C1 का भी अपने पास, लेकिन इसमें तो अपन ने डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखा है। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। एंड दे आर अनचार्ज्ड इनिशियली, दे आर कनेक्टेड इन सर्किट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, C1 is initially filled completely with a dielectric material of relative permittivity epsilon r। इसका मतलब है कि अपन इसको C मान लेते हैं और इसका भी कैपेसिटेंस C और इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन r C। ठीक है, द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये अपन को दे रखा है दैट इज 8 वोल्ट। फर्स्ट द स्विच S1 इज क्लोज्ड, पहले S1 ये रहा, इसको क्लोज किया जाएगा। वाइल द स्विच S2 इज केप्ट ओपन, ये ओपन है। When the capacitor C3 is fully charged, ये completely चार्ज हो गया यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट चार्ज का मतलब हो गया कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ जाएगा जो इस लूप के अंदर है। इस लूप में कंप्लीट पोटेंशियल कितना है 8 वोल्ट, तो 8 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाएगा। तो अपने पास V3 इक्वल टू 8 वोल्ट हो जाएगा। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो चार्ज आएगा मैक्सिमम चार्ज कैपिटल Q दैट इज इक्वल्स टू 8 इंटू C, है ना, Q इज इक्वल्स टू CV। चलिए नाउ S1 इज, अब ये बोल रहा है कि अपने पास व्हेन द कैपेसिटर C3 इज फुली चार्ज्ड S1 इज ओपनड एंड S2 इज क्लोज्ड साइमल्टेनियसली। अब इसको तो क्लोज कर दिया जाएगा और इसको ओपन कर दिया जाएगा। मान लो ये T1 पे और ये दोनों कार्यक्रम किस पे हो रहे हैं अपने पास T2 टाइम पे। ठीक, व्हेन ऑल कैपेसिटर रीचेस इन इक्विलिब्रियम द चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 इज फाउंड टू बी 5 माइक्रोकूलम, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन r। ठीक है, चलिए तो अपन को जब स्टडी स्टेट में आ जाएगा, है ना, मतलब अपन यही ये वाला सर्किट तो अपने पास गायब हो जाएगा, है ना, तो इसको तो अपन गायब कर देते हैं। इस वाले सर्किट को अपन को नहीं है इस सर्किट की रिक्वायरमेंट अब, क्योंकि इस सर्किट को तो क्या हो गया, काम हो गया, चार्जिंग का काम था इस सर्किट का। तो चार्जिंग के बाद अब होगा इसका डिस्चार्जिंग। ठीक, तो अब क्या हो रहा है देखो, जैसे ही मैंने इसको बंद किया, ठीक है, तो यहाँ से कुछ चार्ज आएगा। मान लो कि ये चार्ज कितना आ गया, Q चार्ज आ गया, तो Q चार्ज यहाँ पे रहेगा और सेम Q चार्ज यहाँ पे भी आएगा। Q चार्ज यहाँ पे और Q चार्ज यहाँ पे। और यहाँ पे जब स्टडी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं अपन, जब स्टडी स्टेट आएगी तो यहाँ पे फाइनली चार्ज अपने पास कितना आ जाएगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, प्लस का और माइनस का कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। सही है ना। तो अब इसमें क्या लगा दो, KVL लगा दो, है ना। लूप में अपने पास टोटल EMF कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से चालू करते हैं अपन, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अच्छा, ये कैपिटल Q और माइनस स्मॉल q की वैल्यू अपन को गिवन है। देखो क्वेश्चन में जब कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आ जाती है तो जो C3 कैपेसिटर है उसके ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है अपन को, 5 माइक्रो कूलम। तो इसकी वैल्यू भी अपन को गिवन है। ठीक है, तो Q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय C, और यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ कैपिटल Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन r C माइनस कैपिटल Q डिवाइड बाय C इज इक्वल्स टू 0। और इसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी अपने पास, कैपिटल Q माइनस Q डिवाइड बाय C। तो अगर मैं कैपिटल Q माइनस Q डिवाइड बाय C के बारे में बात करूँ तो ये हो जाएगी 5 माइक्रो कूलम डिवाइड बाय 1 माइक्रो फेरड, तो दैट विल बी इक्वल टू 5, है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ तो स्मॉल q की वैल्यू यहीं से अपने पास निकल के आ जाएगी। देखो q की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 8c। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 8c माइनस q इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो दैट विल बी 5c। तो q की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 3c आ गई। मतलब q बाय c की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, दैट इज 5 माइनस यहाँ से q बाई c कॉमन निकाल लेते हैं, तो q बाई c और यहाँ पे बचेगा 1 बाई एप्सिलॉन r
+1 इज इक्वल्स टू कितना 0। तो इसको दोनों को इक्वल कर देते हैं, इक्वल टू 0 करने की जगह ये इक्वल कर देते हैं अपन। q/c की वैल्यू अपन को कितनी गिवन है 3। तो यहाँ से 1/εr +1 दैट विल बी इक्वल टू 5/3। तो ये इधर जाएगा 1/εr इज इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2/3 और εr की वैल्यू बन जाएगी 3/2 मतलब 1.5। ठीक है, इस तरीके से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ अपन को, इन द XY प्लेन द रीजन Y इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये x है इधर, है ना, और ये y है। तो y ग्रेटर देन 0 हैज़ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B1 K कैप। B1 K कैप मतलब बाहर की तरफ है ना, जो B1 है वो बाहर की तरफ है। एंड द रीजन y लेस देन 0 हैज़ अनदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B2 K कैप। मतलब ये वाला जो है ये भी बाहर की तरफ है, B2 K कैप, यहाँ पे B1 K कैप बाहर की तरफ है ना। A positively charged particle is projected from the origin along the positive y-axis with speed v0 is equals to pi मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है पॉजिटिव चार्ज को। ठीक, एज शोन इन द फिगर, नेग्लेक्ट ग्रेविटी इन दिस प्रॉब्लम, लेट t is equals to capital T be the time when the particle crosses the x axis from below। मतलब नीचे से क्रॉस करना चाहिए, मतलब इसका मतलब है कि ये ऐसे घूम के ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, है ना। फ्रॉम बिलो द फर्स्ट टाइम इफ B2 इज इक्वल्स टू 4B1 द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। ये ध्यान रखने की बात है अपन को, ठीक है ना। अगर अलोंग एक्स एक्सिस नहीं होता तो क्या होता, और अलोंग एक्स एक्सिस है तो क्या करना है, एवरेज स्पीड चाहिए ना अपन को। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपन को कौन से एक्सिस पे मेजर करनी है, एक्स एक्सिस पे मेजर करनी है, ठीक बात है ना। तो अपने पास इन द टाइम इंटरवल कैपिटल टी, तो होगा क्या, देखो ये अपने पास है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, +q। तो जैसे ही इसको v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, b ऐसे है तो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इस तरफ घूमेगा ये और एक सर्किल बनाएगा, है ना, जिसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। मान लो इसकी रेडियस कितनी है, r1 रेडियस है, ठीक है। और ऐसे घूमते हुए ये वापस से पलट के आएगा यहाँ पे, तो मान लो कि इसमें टाइम लगा t1, ठीक। तो अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड में टोटल, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहे, सेम ही रहे, तो अपने पास कितना लगता है टाइम, 2πm/qb टाइम लगता है ना। तो अपने पास अगर मैं बोलता हूँ कि t1 कितना होगा, इसका आधा बनेगा, है ना। तो πm/qb1 ये टाइम लगेगा b1 रीजन के अंदर, सही बात है। और r1 की अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास r क्या होता है, रेडियस फॉर्मूला होता है अपने पास mv/qb। तो यहाँ से अपने पास लिखेंगे r1 इज इक्वल्स टू mv0 डिवाइड बाय qb1, ठीक है। ये अपने पास r1 हो गया। तो अपने पास अब क्या बनेगा, यहाँ पे आया ये r1। अब अगर मैं r1 और r2 में देखूँ तो देखो m सेम, v0 चेंज होगा नहीं, q सेम रहेगा, b1। अगर मैं b1 और b2 का रेशियो देखूँ तो जो b2 है वो बहुत ज़्यादा है ना, b2 ज़्यादा है और जो b1 है वो अपने पास है कम। इसका मतलब ये होगा कि जो इसकी रेडियस बनेगी ना दूसरी वाली, वो उसकी 1/4 बनेगी जो पहली वाली बनती है ना। तो अपने पास जैसे मान लो कि जो सेकंड वाला जो सर्किल बनेगा ना, उसकी रेडियस मान लेते हैं अपन r2। तो r2 बराबर कितना बनेगा अपने पास mv0, क्योंकि ये सेम स्पीड से ही तो अपने पास सेकंड वाले रीजन में एंटर करेगा, है ना। तो mv0 अपॉन में qb2, और b2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ इन टर्म्स ऑफ b1, तो अपने पास देखो कितनी बन जाएगी, mv0 डिवाइड बाय q4b1, तो दैट विल बी इक्वल टू r1 डिवाइड बाय 4, है ना, r1 डिवाइड बाय 4। इसका मतलब है कि जो सेकेंड वाला जो सर्किल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो ऐसे, ये r2 बनेगा, बहुत छोटा है लेकिन ये बनेगा अपने पास, ये r2 है ना। और r2 की वैल्यू कितनी
r1 डिवाइड बाय 4। तो देखो x एक्सिस पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, और इसमें टाइम अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे इसमें टाइम t2 लगा, तो t2 तो अपने पास देखो कितना बन जाएगा, t2 इज इक्वल्स टू पाई m डिवाइड बाय क्यू b2, ठीक है ना। तो t2 तो ये बन गया अपने पास। तो यहाँ से, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखता हूँ ऑन x एक्सिस, तो वो कितना बनेगा, तो यहाँ से देखो अपन को चाहिए एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए अपन को टोटल डिस्टेंस चाहिए जो कि x एक्सिस पे ट्रेवल की गई है। तो देखो हुआ क्या है, पहले x एक्सिस पे ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है, मतलब कितना डिस्टेंस चला, 2r1, ठीक है, और वापस से फिर पलट के आया है ना, वापस से पलट के आया ना, कितना यहाँ पे आया ना ये, तो 2r1 ऊपर ट्रेवल किया और 2r2 नीचे ट्रेवल किया। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2r1 प्लस 2r2, ठीक है। तो अपने पास 2 कॉमन निकाल लेते हैं, r1 प्लस r2 की वैल्यू कितनी है, r1 डिवाइड बाय 4, तो अपने पास कितना हो गया ये 5r1 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, 5r1 डिवाइड बाय 2, इतना डिस्टेंस चला। अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते तो अपने पास यहाँ से और यहीं तक चाहिए था अपन को, लेकिन डिस्टेंस पूछा है, एवरेज स्पीड पूछी है, तो ऐसे जाएगा और वापस से पलट के आएगा, सही है ना। तो अपने पास ये, तो अपने पास टोटल डिस्टेंस हो गई। चलो टोटल डिस्टेंस अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो दैट विल बी कितना, 5/2, और r1 की वैल्यू कितनी है, m v0 डिवाइड बाय क्यू b1, ठीक है। और टोटल टाइम भी निकाल लेते हैं, तो टोटल टाइम कितना बनेगा, t इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2, तो t इज इक्वल्स टू t1 अपने पास कितना है, देखो अपन इसको भी किसके टर्म्स में लिख लेते हैं, इसी के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा ये, पाई m डिवाइड बाई 4qb1, है ना, b2 की वैल्यू अपन ने पुट कर ली। तो पाई m डिवाइड बाई qb1, ये तो कॉमन निकल गया, अंदर आएगा 5/4। तो ये टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड जो है x एक्सिस के ऊपर किस तरह से लिखेंगे, h डिवाइड बाय t। तो अपने पास देखो क्या क्या कट जाएगा, 5/2 mv0 डिवाइड बाय qb1 डिवाइड बाय पाई m डिवाइड बाय qb1 5/4। तो क्या क्या कट गया, देखो यहाँ से ये 5 से ये 5 कट गया, m से m कट गया, qb1 से qb1 कट गया, और इस 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, ठीक है। तो अपने पास एक तो पाई बचेगा नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2v0 बाय पाई, और जैसे ही मैं v0 की वैल्यू पुट करूँगा, v0 कितना अपने पास, पाई मीटर पर सेकेंड, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो अपने पास जो एवरेज स्पीड थी ऑन x एक्सिस दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक बात है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है सनलाइट ऑफ इंटेंसिटी 1.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए थिन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक बात है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है, इग्नोर द एनर्जी लॉस ऑफ लाइट ड्यू टू लेंस and assume that the lens aperture size is much smaller than its focal length, ठीक है। The average intensity of light in kilowatt per meter square at a distance of 22 centimeter from lens on the other side, ठीक है। दूसरी तरफ अपन को इंटेंसिटी देखनी है 22 सेंटीमीटर पे। तो हो क्या रहा है, देखो यहाँ से ये अपने पास लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपने पास जैसे कि पैरेलल बीम आई इनफाइनाइट से, ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी अपन को कितनी गिवन है, आई नॉट इज 1.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, और अपन को किलोवाट में ही लिखना है, ठीक है। तो होगा क्या, इनका ये कन्वर्स करेगी यहाँ पे फोकस पे, और फोकल लेंथ अपन को दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। तो अपने पास यहाँ पे ये जो फोकस है ना, अब ये एज ए सोर्स काम करेगा, ठीक है ना, और अपन को चाहिए इंटेंसिटी यहाँ पे, ये कौन सी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, अपन को यहाँ से यहाँ तक का 22 सेंटीमीटर पे चाहिए था ना।
तो अब फोकस से कितना डिस्टेंस है ये, फोकस से अपने पास बनेगा ये ओनली 2 सेंटीमीटर पे। तो अपन को इंटेंसिटी चाहिए फोकस से 2 सेंटीमीटर पे। तो अगर मैं इसको एज ए सोर्स ट्रीट करता हूँ, ठीक है, तो अपने पास देखो एक इंटेंसिटी अपने पास यहाँ पे है आई नोट, है ना, और ये डिस्टेंस अपने पास कितना है 20 सेंटीमीटर। तो अगर ये एज ए सोर्स ट्रीट होता है तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से जो इंटेंसिटी यहाँ पे बनेगी, इसकी पावर तो रहेगी कांस्टेंट, ठीक बात है ना, पावर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अपने पास जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी पावर डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, जब कैपिटल आर लिख देते हैं कैपिटल आर स्क्वायर। और इस वाली केस में अपने पास अगर इसकी पावर कांस्टेंट है, ये सोर्स है, तो रेज ऐसे बाहर की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो इधर भी मान लो कि ये बाहर की तरफ जा रही है ऐसे, तो 20 सेंटीमीटर पे यहाँ पे अपने पास इंटेंसिटी कितनी आ रही है आई नोट। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आई नोट इज इक्वल्स टू पावर रिमेन से 4 पाई आर की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को चाहिए आई यहाँ पे, यहाँ से कितना सेंटीमीटर पे है 2 सेंटीमीटर पे, तो अपन को आई चाहिए। तो आई को मैं क्या लिखूंगा, अगेन पावर रिमेन्स सेम, और 4 पाई यहाँ कितना है 2 सेंटीमीटर, दोनों को क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो आई नोट डिवाइड बाई आई इज इक्वल्स टू कितना 4 डिवाइड बाय 400। तो यहाँ से जो आई आएगा ये आ जाएगा अपने पास 100 आई नोट। तो आई इज इक्वल्स टू कितना आ गया 100, आई नोट कितना है 1.3 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास 130 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, एंड वी आर आस्किंग फॉर इन किलो वाट। तो अपने पास आंसर कितना जाएगा 130 विल बी आवर आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है 2 कंडक्टिंग सिलेंडर्स ऑफ इक्वल लेंथ बट डिफरेंट रेडियाई आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक बात है, ये अलग अलग सिलेंडर है बिटवीन 2 हीट बाथ्स जो भी है ना, केप्ट एट ए टेम्परेचर T1 300 के। यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है दैट इज 300 के, और यहाँ पे T2 अपने पास कितना दे रखा है 100 केल्विन, एज शोन इन द फिगर। द रेडियस ऑफ द बिगर सिलेंडर इज ट्वाइस दैट ऑफ द स्मॉलर वन। तो अपने पास चलो ऐसा मान लेते हैं, ये मान लो इनकी एक्सिस हो गई, ये जो इसकी रेडियस है ये अपने पास मान लेते हैं 2r है, और इसकी रेडियस कितना है r है, ठीक है, यही तो गिवन है स्मॉलर वन। एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्मॉलर एंड द लार्जर सिलेंडर्स आर K1 एंड K2, ये K1 और K2 गिवन है, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन ऑफ 2 सिलेंडर इन स्टडी स्टेट इज 200 केल्विन। तो इस ये जो जंक्शन है ना, इसका टेम्परेचर स्टडी स्टेट पे, ठीक है ना, वो कितना है 200 केल्विन। तो अपन को K1 डिवाइड बाय K2 पता करना है। अगर यहाँ पे स्टडी स्टेट आ चुकी है ना, इसका मतलब यहाँ से जो हीट करंट यहाँ से फ्लो कर रही होगी दैट इज dq डिवाइड बाई dt, दैट विल रिमेन सेम इन दिस रोड ऑल्सो, dq डिवाइड बाई dt विल बी सेम। तो इसमें अपने पास dq डिवाइड बाई dt अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, देखो हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, इसका मान लेते हैं R1, और इसके लिए क्या लिखूंगा मैं हायर माइनस लोअर डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस R2। तो यहाँ से देखो ऊपर भी 100 तो R1 इज इक्वल्स टू R1। अल्टीमेटली अपन को करना क्या, इनका दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस सेम रखना है। तो थर्मल रेजिस्टेंस होता है L डिवाइड बाय K1 और A1 इज इक्वल्स टू L डिवाइड बाय K2 A2, क्योंकि दोनों की लेंथ कैसी है, लेंथ तो सेम ही है, ये भी L और ये भी L। तो अपन को K1 डिवाइड बाय K2 चाहिए ना, तो K1 डिवाइड बाय K2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा A2 डिवाइड बाय A1। तो अपने पास जो A2 है इसकी रेडियस तो 2r है ना, इसका मतलब ये बनेगा 4 डिवाइड बाय 1, तो रेशियो विल बी 4 हियर, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पैराग्राफ है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनन आर related to each other, therefore the dimension of electric and the magnetic quantities must also be related to each other। सही बात है। in the question
below E and B stand for dimension of electric and magnetic field respectively, while epsilon naught and mu naught are stand for dimension of permittivity and permeability of free space. ठीक बात है. Respectively L and T are the dimension of length and time respectively. All the quantities are given in SI unit. ठीक है. There are two questions based on paragraph X. The question given below is one of them. तो पहला क्वेश्चन ये रहा, द रिलेशन बिटवीन E एंड B इज, E और B के अंदर अपन को रिलेशन देखना है. ठीक है. तो अपने पास जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो किसके बराबर होते हैं अपने पास रेशो में, स्पीड ऑफ लाइट के. स्पीड ऑफ लाइट मतलब मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन होगी दैट विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ स्पीड. तो यही बनना चाहिए. ठीक है ना. तो यहाँ से देखो कौन सा अपने पास मैच कर रहा है, देखो ये वाला मैच कर रहा है. इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सेम पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट इज. तो अपने पास देखो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट, उसको लिखते हैं अपन 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, यही लिखते हैं. तो अपन को म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है. तो क्या करते हैं यहाँ पे देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं अपन. तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा अपने पास 1/c². c² मतलब मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, और वो भी अपने पास है डिनोमिनेटर में. तो अपने पास इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन जो होगी वो अपने पास L1 t-1 के डायमेंशन के, अब ये ऊपर की तरफ आएगा तो दैट विल बी L-2 और t+2. ठीक है ना. तो ऐसा कुछ बनेगा. तो अपने पास दोनों का, तो अपने पास यहाँ पे म्यू नॉट है ना, तो केवल और केवल म्यू नॉट को लिखना है अपन को. तो म्यू नॉट इज इक्वल्स टू, इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन नॉट वाले की डायमेंशन बन जाएगी -1, और इसकी L की डायमेंशन बन जाएगी -2, और T की डायमेंशन बन जाएगी 2. ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन अपने पास मैच कर रहा है, देखो डी वाला. ठीक है. ये दोनों फ्री के क्वेश्चन थे, है ना, बोनस मान लो आप तो इनको. ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन थे, बनने चाहिए थे. चलो आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन देखते हैं. देखो ये भी एक आसान क्वेश्चन है, एरर का क्वेश्चन है. इफ द मेजरमेंट एरर इन ऑल द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर नोन, then it is possible to determine the error in any dependent quantity. This is done by the use of series expansion of truncating the expansion at the first power of the error. For example, consider the z is equals to x by y. If the x and y and z are if errors in x, y, z are delta x, delta y, or delta z respectively, then z plus delta z this much. जो बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे अपन यहाँ पे, तो अपने पास जो हायर पावर आएगी ना डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई बाई वाई या डेल्टा एक्स बाई एक्स की, उनको अपन को एलिमिनेट करना है. दैट इज द मोटिव ऑफ दिस थ्योरी. तो यहाँ पे बोला हुआ द रिलेटिव एरर्स इन द इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ऑलवेज एडेड सो दैट द एरर इन जेड विल बी. ठीक है. तो अपने पास ये बन जाएगी एरर. ठीक है ना. बाकी की हायर पावर्स को क्या कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया. द अबाउट डेरिवेशन मेक्स द अजम्पशंस दैट ये एंड ये बहुत छोटे हैं, है ना, देयरफॉर द हायर पावर्स दिस क्वांटिटीज आर नेग्लेक्टेड. ठीक, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन. कंसिडर द रेशियो, अपन को ये गिवन है, टू बी द डिटरमाइंड बाय मेजरिंग ए डायमेंशन क्वांटिटी ए. ठीक है. इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए इज डेल्टा ए बाई ए इज लेस देन 1, देन व्हाट इज द एरर डेल्टा आर इन द डिटरमाइनिंग आर. तो देखो इसको करना कैसे है, जैसे अपने पास ये गिवन है r इज इक्वल्स टू 1 - a डिवाइड बाय 1 + a. तो इसको अपने पास डिफ्रेंशिएट कर दो a के रेस्पेक्ट में. तो dr डिवाइड बाय dA, 1 + a डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन -1 - a ऐसा कैसे, और यहाँ पे 1 u/v का फॉर्मूला लगाया है एंड 1 + a का होल स्क्वायर. इसको जैसे मैं थोड़ा सा सोल्व करता हूँ तो आई विल गेट -1 - a एंड -1 + a
-1 -1 प्लस ए डिवाइड बाय 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से देखो ए से ए तो कट गया, ठीक है ना, तो अपने पास बचेगा क्या, केवल 2 बचेगा यहाँ पे, तो डी आर डिवाइड बाय डी ए दैट विल बी इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 1 प्लस ए। अब यहाँ पे जो स्मॉल चेंज है ना दैट इज नथिंग बट द एरर, तो डेल्टा आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2 ऑफ डेल्टा ए डिवाइड बाय 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका मोड के बारे में बात करूं, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं, तो दैट विल बी दिस मच। तो अपने पास देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो यहाँ से बी ऑप्शन, ठीक है ना, इस तरीके से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है इन एन एक्सपेरिमेंट द इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज 3000। सही बात है। इट इज फाउंड दैट 1000 ± 40 न्यूक्लियाई डिकेड इन द फर्स्ट 1 सेकेंड फॉर mod of x less than 1 ln 1 plus x is equals to almost x up to first power in the x। ठीक बात है। the error delta lambda in the determination of the decay constant lambda in the second inverse is, तो अपन को डेल्टा लैम्बडा निकालना है। ठीक है, तो एक बात तो अपन को पता है कि जो न्यूक्लियाई डिके होता है उसका अपने पास किसी टाइम t के ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैसे लिखते हैं, e⁻ λT। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी अपन इसको दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो नेचुरल लॉग ln n इज इक्वल्स टू ln n0 माइनस λT, ये बनेगा। ठीक है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अपन, तो 1/n इंटू डी कैपिटल N डिवाइड बाय dt इज इक्वल्स टू, ये 0 है क्योंकि कांस्टेंट बनेगा, माइनस लैम्डा के रेस्पेक्ट में t बन जाएगा। ये सॉरी, ये अपने पास लैम्डा के रेस्पेक्ट में अपने डिफरेंशिएट किया था, तो दैट शुड बी लैम्डा। तो यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे ये t, तो अपन को d ऑफ लैम्डा अगर मैं लिखूँ तो ये अपने पास बनेगा 1/n d ऑफ n डिवाइड बाय t। तो यहाँ से d ऑफ लैम्डा इज नथिंग बट द एरर, तो डेल्टा n डिवाइड बाय n इंटू टी। तो यहाँ से देखो अपने पास डेल्टा n कितना है, डेल्टा n अपने पास यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें बोला गया है, देखो एक्सपेरिमेंट में इनिशियली कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, 3000 थे, कितने डिके हो गए, 1000 डिके हो गए, बचे कितने 2000, तो n की वैल्यू तो हो गई 2000 और डेल्टा n कितना है 40, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो अपने पास यहाँ पे देखो डेल्टा n इज 40 एंड n इज 2000 रिमेनिंग मल्टीप्लाई 1, तो ये अपने पास देखो कितना बन जाएगा, ये कट गया, तो ये बनेगा 2 डिवाइड बाय 100, इसका मतलब 0.02। तो डेल्टा लैम्डा में अपने पास एरर कितनी होगी, 0.02। ठीक, तो आंसर क्या बनना चाहिए अपने पास, सी ऑप्शन। ठीक, इस तरीके से। तो अपने पास ये 2018 का पेपर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे 2018 का पेपर 2। ठीक, चलिए।